अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पायरेंट्स। आज मेरे साथ जो गेस्ट है जिसका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी, वेरी इंस्पिरेशनल। और आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज का इंटरव्यू जो है वो आप बहुत एंजॉय करेंगे, उसमें से इतनी चीज़ें सीखने वाली हैं। तो आपको जो मेरी एडवाइस है वो यही है कि इस इंटरव्यू को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारी एक एक पॉइंट के ऊपर जो है वो लर्निंग्स हैं। और इसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि हुरिया जो आज हमारी गेस्ट हैं, इन्होंने एमडी कैट जो है वो ना सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है वो क्लियर किया बल्कि टॉप भी किया। तो ये एक टॉपर की स्टोरी है। एक टॉपर कौन होता है, कैसा होता है, वो टॉपर ऐसा क्या करता है कि वो टॉपर बन जाता है। आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मैं बहुत सारे टॉपर्स का आज तक मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, आप यूट्यूब के ऊपर जाकर देख सकते हैं। लेकिन हुरिया की एग्जांपल जो है वो या ये जो इंटरव्यू है इसको मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगा हूँ, क्योंकि हुरिया के बारे में चंद एक बातें इस तरह की हैं जो मुझे नॉर्मली इवन टॉपर्स में भी नज़र नहीं आती। ठीक है, वो तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ हुरिया के बारे में वो ये है कि हुरिया जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहती। ठीक है, वो रहती हैं अल ऐन में, जो मिडल ईस्ट के अंदर एक स्टेट है, जिस तरह दुबई, शारजा, अबू धाबी जिस तरह से होते हैं, उसी तरह से अल ऐन जो है वो वहाँ पर एक जगह है। वहाँ पर वो पली-बड़ी हैं, वहाँ पर ही उनकी स्कूलिंग हुई है। तो यानी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास जो प्रिविलेज हासिल होता है एक तरह से, यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, यहाँ पर जो मेंटोरशिप होती है, यहाँ पर जो आपका जो एकेडमीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल होती हैं, जहाँ पर आप जाते हो, उनकी बुक्स आप पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें, वो सारा प्रिविलेज जो है वो हुरिया को हासिल नहीं था। मतलब उन्होंने बाहर ही बैठे, बाहर ही तैयारी सारी की है, और बाहर ऐसी तैयारी की है विदाउट एकेडमीज़, विदाउट एनी एडिशन सपोर्ट के। ना सिर्फ उन्होंने जो है वो क्लियर किया बल्कि उन्होंने टॉप किया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ हुरिया के बारे में जो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर टॉपर्स, वो ये है कि हुरिया मैट्रिक और एफएससी बैकग्राउंड की नहीं है। हुरिया जो है उन्होंने अपना ए लेवल्स किया है। एक ए लेवल्स के बैकग्राउंड का बच्चा जो है वो अगर जो है क्लियर भी करे और टॉप भी करे, तो ये बड़ी एक हैरानकुन बात होती है कि अच्छा यार, आप पाकिस्तान से हो ही नहीं हो, आप यहाँ की अकेडमियों में गए नहीं हो, आपने जो है वो चीज़ें की नहीं है, तो मतलब आप किस तरह से जो है वो इतने आराम से आपने टॉप भी किया, पास भी किया ए लेवल्स के बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पर तो एफएससी वाले स्टूडेंट्स जिनका, अब आप देखें ना, ए लेवल का जो सिलेबस है वो तो एमडी कैट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी वो लड़की बाहर बैठकर जो है ए लेवल्स को भी उसने पढ़ लिया, एमडी कैट को भी पढ़ लिया और टॉप भी कर लिया। तो ये दूसरी बहुत अमेजिंग बात है। बहुत सारे ए लेवल के स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ी अमेजिंग बात है। और एफएससी के स्टूडेंट्स जिनका सारा ओवरलैप होता है आपके एमडी कैट के साथ, जब वही क्लियर नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी बड़ी सीखने वाली बात है कि यार, एक डिफरेंट सिस्टम का बच्चा आकर टॉप कर रहा है, तो हम में ऐसी क्या कमी है, हम ऐसा क्या अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है वो एमडी कैट भी टॉप हो। दूसरी बात ये, और तीसरी बात जो हुरिया के बारे में मुझे बहुत अमेजिंग लगी वो ये लगी कि हुरिया ने ए लेवल्स के होने के बावजूद, बाहर रहने के बावजूद, एमडी कैट ऐसा नहीं है कि दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट के अंदर क्लियर किया है, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर भी किया है और उसको टॉप भी किया है। यानी कि यू सीइंग कि ऑल द ऑड्स वर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, लेकिन फिर भी उसने जो है सारा बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है क्लियर भी किया, टॉप भी किया। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम सब के लिए बहुत सारी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं इस इंटरव्यू में से। तो हुरिया की तरफ चलते हैं। हुरिया, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी, इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस एट नियर पीयर कि आपने जो है वो नियर पीयर से पढ़ाई की, टॉप किया, और उसके बाद आज आप हमें टाइम भी दे रहे हो, हमारे सुनने वालों को टाइम दे रहे हो। तो हुरिया, आई एम लुक फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग कन्वर्सेशन टुडे। और हमारी कोशिश यही होगी कि आज आपसे गुफ्तगू के दौरान जो है ऐसे बहुत ज़बरदस्त किस्म के पॉइंटर्स निकलें, जिससे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उससे उठा सकें और उनको भी समझ आ सके कि उन्होंने आने वाला जो लर्निंग जर्नी है उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। सो हुरिया, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड इट्स डेफिनिटली अ मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर अस कि आप जैसा बच्चा जो है हमारे साथ बैठा है और हमसे जो है गपशप आज लगा रहा है। हुरिया, बहुत सारे सवाल हैं मेरे ज़हन में और हमारे ऑडियंस जो है वो आपसे समझना चाहेंगे। अच्छा हुरिया, सबसे पहला सवाल जो आज मैं बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए, वो ये है कि यू बीइंग एन ए लेवल स्टूडेंट, आपको पता था कि जो एमडी कैट है वो बहुत मुख्तलिफ है ए लेवल से। तो मतलब कि आपके लिए क्या ये मुश्किल नहीं था ये समझना कि यार, ये तो दोनों बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, तो इसके अंदर जंप भी करना है। तो हाउ डिड यू रैप योर हेड अराउंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार, इसकी तैयारी को कैसे किया जाए, कब किया जाए, कैसे स्टार्ट करना है? Just walk me through that journey of understanding
कि यार इस चीज़ को स्टार्ट कहाँ से करना है? सो व्हाट वर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स? इसके बारे में ज़रूर मुझे बताएँ थोड़ा। I realized I had to give MDCAT in, I think, 2021. Even ओके, my brother is 2 years older than me. In 2021, राइट, even he gave MDCAT. So I think his mistakes, I learned from them. Because he राइट, told me that, oh, you should prepare 1 year in advance. He told me that you should stick to some out of syllabus things as well because MDCAT is unpredictable. So I think without him, I definitely wouldn't have gotten this high. So I studied a bit of the MTCAT syllabus in between the summer vacations of 11 and 12. So I made sure that when I started like properly revising for MTCAT and like this year, that I wasn't completely unfamiliar with it because then there'd be so much pressure. Then I would not know many things, I wouldn't be familiar with it at all. So I think that's one thing that really helped me, making sure that I familiarized myself with most of the content 1 year before. राइट। सो if I rephrase that, तो so your brother wanted to be doctor as well, so he Yes, committed a lot of mistakes क्योंकि शायद उसको उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था। वो भी एक ए लेवल का स्टूडेंट था, आई बिलीव, yes, और उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था एमडी-कैट, ऐसा ही है? yes. देन व्हाट डिड ही एंड अप डूइंग? Uh, he repeated 1 year हाँ, again, हाँ। and then he's in LMDC now. But then he अच्छा, again retook MDCAT for the third time because of government में आना था, and I think this time he made a good merit. अच्छा, तो अभी वो आपके साथ ही एमडी-कैट उसने भी दिया है? Yes. अच्छा, वेरी नाइस, अच्छा। तो वो किस मेडिकल कॉलेज में जा रहे होंगे इंशाल्लाह? खैर अभी तो मेरिट लिस्ट आनी है आई बिलीव, राइट? Yeah. अच्छा, और Uh, आपके हुँ, I think कि it's क्या expected कि शायद Punjab Medical College फैसलाबाद में. वेरी नाइस। अच्छा, सो लाइक आपका जो अभी तक का स्कोर है दैट्स 194 आउट ऑफ 200, तो मतलब व्हाट कॉलेज वुड यू गेट इनटू? आई बिलीव किंग एडवर्ड आराम से, राइट? इंशाल्लाह. अच्छा, सो दैट वुड मीन कि अब आपका भाई जो है वो आई थिंक आपसे 2-3 साल सीनियर होगा, लेकिन बड़े मज़े की बात ये है कि अब वो भी एमडी-कैट उसने भी इस बार दिया और उसका भी अच्छा स्कोर आया और आपका भी है, तो मतलब एक तरह से आप दोनों जो है डिस्पाइट द एज डिफरेंस अब आप लोग जो है वो बैचमेट्स बन गए एक-दूसरे के, राइट? आई थिंक दैट वुड बी एन अमेजिंग अमेजिंग सपोर्ट फॉर ईच अदर, राइट? अच्छा, सो अब यहाँ पर ये है कि वेरी इंटरेस्टिंग हुरिया। सो दैट मीन्स कि you learned from your brother's mistakes, you took inspiration from it, you took borrowed motivation from it, you saw कि यार आपका भाई का जर्नी क्या है, and I think that's an amazing privilege that you had कि आपको आपके घर के अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की मेंटोरशिप मिली and you were open to that mentorship। और सबसे मज़े की बात मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि जो एक बड़े मज़े की बात है कि यू वेरी टाइमली एक्नॉलेज द फैक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखो यार ये भी नहीं कर पाते, हमें सुनने वाले बहुत सारे लोग अभी हैं, बच्चे इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं करते, एब्जॉर्ब ही नहीं करते, अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि यार एमडी कैट एक मुश्किल जर्नी है, ये एक डिफरेंट जर्नी है, ये एफएससी की तरह नहीं है या ए लेवल्स की तरह नहीं है कि जहाँ पर आपको 4 कॉन्सेप्ट्स आते हैं और आप एग्जाम देने जाओ तो आपका क्लियर हो जाए। ये जर्नी एक मुश्किल है, इसमें मुश्किलात हैं, इसके अंदर गिरना है, उठना है, समझना है। इस चीज़ को एक्नॉलेज करना इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द बेटरमेंट। अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करते इस बात को, मैं स्टूडेंट्स को बोल बोल के थक जाता हूँ कि भाई एमडी कैट जो है वो एफएससी से डिफरेंट है, एमडी कैट की तैयारी डिफरेंट है, एमडी कैट का जर्नी डिफरेंट है। एमडी कैट जो है वो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिर्फ टेस्ट नहीं है, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी टेस्ट होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एक्नॉलेज ही नहीं करते। तो द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ दैट यू एक्नॉलेज्ड कि हाँ ये मुश्किल होने जा रहा है, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और आपने इस वजह से टाइमली स्ट्रैटेजीज बनाने शुरू कर दी कि यार मैंने जो है इसको टाइम पे स्टार्ट करना है, मैंने इसको अपने ए लेवल्स के दौरान ही स्टार्ट करना है, ना कि ये कि ए लेवल्स आराम से दे दो और उसके बाद जाके करो। तो आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग थिंग अबाउट यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, एक्नॉलेजिंग इट एंड देन क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी आउट ऑफ इट। इट्स एन अमेजिंग थिंग दैट यू हैव डन देयर। अब ईयर अर्लियर का क्या मतलब है? सो व्हेन यू वर डन विद योर ए लेवल्स, ओ लेवल्स सॉरी, तो ओ लेवल्स के बाद स्टार्ट कर दिया था या कब स्टार्ट किया था पढ़ना? Yes, but after in 2022 in the summer vacations, I think it was 3 months, 2.5 months, I studied online MDCAT as well. But I did practice some MCQs. I made sure to cover as big as content as I could. I made some notes for the future year as well. Most of my notes that I studied this year are actually the ones I made from last year, because note making is a very tedious process. It takes up a lot of time. So I wanted to make sure I got done with all my notes before I started studying this year.
but I didn't study during A levels because A levels and MDCAT is very different. If I started studying for MDCAT during my A levels, it would have impacted my A levels as well. So I made sure not to do that. इस सारे टाइम के दौरान जो आपने अपनी तैयारी जो करी थी ये वेकेशंस के अंदर, तो वेकेशंस के अंदर आपने अपनी जो बुक्स हैं वो तो सारी की सारी पूरा के पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था, या वाज इट लाइक ये जो आपने A1 यानी कि ए लेवल्स का जो पहला ईयर होता है फर्स्ट ईयर के इक्विवेलेंट, आपने सिर्फ वहां पर जो चैप्टर्स पढ़े थे वही एमडी कैट में किए थे, या लाइक पूरे का पूरा एमडी कैट का सिलेबस खत्म कर लिया था? मेरे ख्याल से पूरा सिलेबस आपने नहीं खत्म किया होगा, क्योंकि सेकंड ईयर तो अभी तक आपने पढ़ी नहीं थी, यानी ए लेवल्स आपका कंप्लीट ही नहीं है, तो वो टॉपिक्स आपको आते ही नहीं थे, तो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। मतलब हाउ डिड दैट लुक लाइक, वो जरा मुझे बता दो। No, I think I did almost 75%. I finished 75% of the total MDCAT syllabus. मतलब even A level or are अच्छा, few things that I didn't इवन study. A2 भी आपने कंप्लीट कर लिया था अपने लेकिन I इसके didn't understand most of it. मैंने बस notes ही बनाए क्योंकि I knew कि मैं A level में पढ़ूंगी, I won't understand anything from MDCAT. Let me just make the notes for now, and then next अच्छा year I will understand. बिल्कुल। अच्छा, सो अनदर थिंग इज कि ये सारे टाइम फ्रेम के अंदर जो आप पढ़ाई कर रहे थे, तो मतलब जहन में एक ये वाली चीज़ आती है कि यार विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टीचर्स, आप पाकिस्तान से भी बाहर हो, यहाँ पर कोई हेल्प भी वहाँ पर इस तरह की ऐसा नहीं है, जो आपके टीचर्स है वो भी एमडी कैट को बहुत ज़्यादा समझते नहीं है, तो विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर्स सिर्फ बुक्स पढ़ना और उसमें से नोट्स बनाना, डिड इट गिव यू इनफ अमाउंट ऑफ आइडिया ऑफ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो गई थी? मैंने summer vacations में lectures भी online. I watched most of them, even especially for physics. Because physics you can't understand just by reading a book. So I didn't understand most of it, but I made sure whatever point they said, I wrote it down. So next year when I did understand because of A level, then I would know, okay, this is what it means. All right, all right. So you were taking the lectures from different platforms. I think that's actually a great strategy. कि आपने ये नहीं किया कि भाई सिर्फ किताब बैठ के पढ़नी है, क्योंकि जाहिर सी बात है किताब को अगर आप खोल के सिर्फ पढ़ते रहोगे तो जाहिर सी बात है समझ तो आनी नहीं है। तो बट वेल, आई थिंक यू आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सेल्फ लर्नर, जिसने ये नहीं कि भाई पाकिस्तान, बहुत सारे बच्चे इवन आपके मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान फ्लाई करके इस वजह से आते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर जाकर ट्यूशन वगैरह लेंगे, लेकिन यू एक्चुअली मेड अ वेरी गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कि भाई वहां से बैठे बैठे अगर आपको लेक्चर मिल सकता है, टीचर का एक्सेस मिल सकता है, तो पाकिस्तान आने की क्या जरूरत है? उधर टाइम ऑप्टिमाइज करो, एनर्जी ऑप्टिमाइज करो, पैसे ऑप्टिमाइज करो और उधर बैठ के तैयारी करो। आई थिंक दैट्स एक्चुअली अ वेरी ब्रिलियंट थिंग दैट यू डिड देयर। So was this the point when you enrolled in near peer, या was that after A levels जब actual MD की तैयारी स्टार्ट करना शुरू की थी? Last year I enrolled in KIPS online. This year I enrolled in Near Peer online. I thought Very maybe I nice. would take both academies and merge. नहीं, बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। इनफैक्ट वी एनकरेज स्टूडेंट्स एज वेल कि यार भाई ये एक ऐसा प्रेशर वाला टाइम होता है, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है, जस्ट टेक ऑल द हेल्प यू वांट एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि भाई कहाँ से अच्छी हेल्प मिल रही है। किसी केसेस के अंदर नियर पेयर इज मोर हेल्पफुल, किसी केस के अंदर सम अदर प्लेटफॉर्म कैन बी मोर हेल्पफुल। एट द एंड ऑफ द डे द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू सक्सीड, राइट? ऑल ऑफ अस आर इन बिजनेस ऑफ योर सक्सेस। तो वेरी वेल। अच्छा, तो यू टुक द लेक्चर्स फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म और आपने जो है नोट्स वगैरह बनाए, आपने बुक वगैरह पढ़ी, और आप जो है ना सिर्फ आपने अपना ए लेवल का पार्ट कंप्लीट किया, एएस का पार्ट कंप्लीट किया फर्स्ट ईयर का, ये आल्सो वेंट फार अहेड और आपने 25% इनफैक्ट 50% ऑफ द एफएससी भी आपने कंप्लीट कर लिया। ओके, लेट मी बी वेरी कैंडिड, वेरी कैजुअल विद यू, और मुझे जरा एक सवाल का जवाब दो जो मुझे नहीं समझ आ रही, और हमारे यूजर्स भी, आई थिंक जो व्यूअर्स हैं वो समझने में बड़े इंटरेस्टेड होंगे। वो ये है हुरिया कि देखो, तुमने समर वेकेशंस के अंदर बैठकर अपना पूरा फर्स्ट ईयर वाली जो टॉपिक्स थे एमडी कैट के वो भी तुमने कर लिए बेस्ड ऑन जो तुमने ए लेवल्स के अंदर पढ़ा है, लेक्चर्स भी तुमने लिए, इवन तुमने सेकेंड ईयर के अंदर की जो टॉपिक्स हैं वो भी 50% तुमने सारे कंप्लीट कर दिए, ठीक है? तो यार द पॉइंट इज, ये मोटिवेशन एग्जैक्टली कहाँ से आई? ये मतलब ये सारा काम करने के लिए फायर इन द बेली चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तो इन वेकेशन में बैठ के सोच रहे होते हैं कि भाई आराम से पढ़ाई करेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी एमडी कैट को बैठ के क्या सोचना है, अभी आओ यार जरा थोड़ा सा शगल लगाते हैं। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड मिडिल ईस्ट के अंदर बैठकर जो है वो ये सोच रहे हो कि भाई मैंने एमडी कैट को कैसे करना है, और वो भी इतने मेहनत के साथ अपने सारा सिलेबस खत्म किया, नोट्स वगैरह बनाए। तो यार ये मोटिवेशन मतलब व्हाट वाज मोटिवेटिंग यू? लाइक ऑनेस्टली मुझे किसी तरह से ये बात समझाने की कोशिश करो। Again, it's mostly my brother because वो भी same साल MDCAT दे रहा था. He's like, can you please finish these notes? Even I want to use some of them. So then he motivated me to do most of them. Right, And right, even his right. friends were like, leave her alone. It's her summer vacation. Let her enjoy. Then he said no.
वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो कभी भी ज़हन में ये ख़्याल नहीं आया कि यार अभी ए लेवल्स है ना, उसके बाद टाइम बचेगा, देख लेंगे उस टाइम पे, ठीक है, मतलब कि पर नहीं, आज करना है इसको, मतलब आई एम श्योर दिस वुड हैव रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन ईच एंड एवरी डे। Yes, तो आपने वो yes. But डिसिप्लिन then रखा पूरा I टाइम। think I studied maybe 6 hours each day in summer vacation. So I woke up early around 5 a.m. and then after Fajr, and then by 3 p.m. I was free. So from 3 p.m. onwards, I didn't study. So it was fine for me. It was a अच्छा, good so routine for me. अच्छा, दैट्स अमेजिंग। आई मीन, सो मतलब इसका मतलब ये है कि सुबह 5 बजे से अगर आपने 6 बजे भी पढ़ना शुरू किया हो, तो दैट्स लाइक 6, 7, 8, 9 आवर्स एवरी डे। No, 6 hours. I took breaks in between. अच्छा, I टूक ब्रेक्स। study अच्छा, 2 hours and then I take a 1 hour break. Because अच्छा, and some people think 1 hour break is maybe too much, but I think no, it's perfect. Because sometimes I can study 10 hours, but I have 5 hour breaks in between, so it राइट, prevents राइट। burnout for me. बिल्कुल, I बिल्कुल, never बिल्कुल। नहीं, start. आई I थिंक never study more than 2 hours at one time. बिल्कुल ठीक। नहीं, आई थिंक दैट कंप्लीटली मेक्स सेंस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबका अपना-अपना होता है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग कि यार आपने कैसे करना है। बट एनीवेज़, अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक लेट लेट मी टेक अ मोमेंट टू कमेंट ऑन दैट। आई बिलीव कि ये जो सुबह-सुबह को जो वक़्त होता है ना पढ़ने का, आई थिंक ये दिस वाज़ वेरी स्पेशल अबाउट यू, एंड आई थिंक मैं बहुत सारे बच्चों को इसी बात की तलकीन करता हूँ कि स्टार्ट योर डे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। सुबह-सुबह का जब टाइम होता है, आप उठते हो, फ्रेश होते हो, आप जो है वो नमाज़ पढ़ते हो, और नमाज़ के बाद जो है वो सुबह का जो टाइम होता है ना, उसकी बरकतें ही अपनी होती हैं। उसके अंदर खामोशी होती है, उसके अंदर जो है आपका ब्रेन एक्टिव होता है, क्योंकि एक नेचुरल रिदम के हिसाब से आपका ब्रेन चल रहा है, राइट? एंड मतलब देयर इज़ अ रीज़न, मेरे ख़्याल से, जिसकी वजह से इवन सुन्नत भी है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो जो है अपना दिन जो है वो जल्दी स्टार्ट किया करते थे। सुबह के टाइम पे ना कोई डिस्ट्रैक्शन होती है, ना कोई अम्मी-अबू जो हैं वो कोई अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, ना कोई सिबलिंग्स आपको तंग करने वाले हैं, ना आपको कोई व्हाट्सएप पे ज़्यादा कोई बंदा आपको तंग कर रहा है। तो आई बिलीव कि ये आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि आप सुबह-सुबह को अपना दिन स्टार्ट कर लेते थे और उसको ऑप्टिमाइज़ करते थे। और मुझे ये लगता है कि हर वो बंदा जो सुबह-सुबह को अपना दिन स्टार्ट करता है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होता है, क्योंकि वो पैक्ड जो कॉन्सन्ट्रेटेड आवर्स में वो इतनी अच्छी स्टडी कर लेता है। अब मैं बहुत सारे एमडी कैट के स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जो मिसाल के तौर पे पूरा-पूरा दिन लगे रहते हैं, दिन के 18-18 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन आखिर में आउटपुट क्या निकलता है? निल। कोई आउटपुट ही नहीं है। आउटपुट क्यों नहीं है भई? क्योंकि भई तुमने कॉन्सन्ट्रेटेड स्टडी नहीं की। तुम भई सुबह को 10, 11, 12 बजे तक सोते रहे, 2-3 बजे तक खाना मुकाया, फिर तुम स्टडी के ऊपर बैठे, और उस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन भी है, आधा दिन भी गुज़र गया है, अंदर से एक रिग्रेट भी है कि यार मैं देर से क्यों उठा। उसके बाद जो है आप रात को जो है वो 12, 1, 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, आपकी सारी रूटीन ख़राब हुई हुई है, आपका सारा नेचुरल रिदम जो मेंटल क्लॉक होती है, वो आपकी सारी हिली हुई है, तो आप वो कॉन्सन्ट्रेटेड स्टडी कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक टाइम पे उठना, टाइम पे अपना काम स्टार्ट करना, टारगेट्स जो बनाए हैं उनको अचीव करना, और उसके बाद सबसे मजे की देखो फीलिंग क्या है कि व्हेन यू आर डन बाय 2 पीएम 3 पीएम, तो उसके बाद का सारा टाइम आपका अपना है। ठीक है, उसके बाद जाओ, जाकर जो है वो गेम्स खेलो, मूवीज देखो, फैमिली को टाइम दो, बहन भाई को टाइम दो, बाहर दोस्तों को जाकर टाइम दो, तो इंसान जो है वो बहुत बैलेंस भी फील करता है। ठीक है, कि मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आती इंसान को भी मैंने पढ़ता ही रहा, मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट किया। इंसान को फीलिंग आती है भाई मैंने पढ़ाई भी अपनी जगह पर अच्छी की, मैंने अपनी बाकी चीज़ें भी सही की, एंड आई बिलीव अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि द पीपल हु कीप बैलेंस अमंग ऑल द थिंग्स इन देयर लाइफ आर द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल ऑन अर्थ। बिकॉज़ इस बात की लॉजिक ये है कि एक ऐसा बच्चा जो ज़हन में ये सोचता है ना, यार मेरे पास 15-16 घंटे पढ़ने के लिए, ठीक है, और मेरे पास और कुछ भी नहीं है करने को, और मैंने किसी चीज़ को टाइम ही नहीं देना, मेरे कोई शौक ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर, तो वो 16 घंटे अनप्रोडक्टिव तरीके से ऊपर-नीचे करके पढ़ाई को देता रहता है। उसके अंदर पता चलेगा अभी स्क्रॉलिंग कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, लेटा हुआ है, सोच रहा है चलो यार अभी तो 16 घंटे पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं है, 1 घंटे बाद पढ़ लूँगा, आधा घंटे बाद पढ़ लूँगा, 2 घंटे बाद कर लूँगा। करते-करते 16 घंटे में से पता चलता है आउटपुट सिर्फ 1 घंटे का या 2 घंटे का निकला। ऑन द अदर हैंड, आप जैसा स्टूडेंट जो ये सोच रहा है भई 5 बजे करना है स्टार्ट, और 2-3 बजे तक मैंने खत्म करना है, उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। तो आप जैसा बच्चा विल मेक श्योर कि मैं जो हूँ उस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर मैक्सिमाइज़ करूँ अपनी यूटिलिटी, ताकि उसके बाद मैं रिलैक्स होकर, ईज़ी होकर जो है अपना टाइम में गुज़ारूँ। तो दैट वाज़ वेरी गुड थिंग अबाउट यू हुरिया। तो अच्छा हुरिया, टॉकिंग अबाउट दिस 6 आवर स्टडी टाइम जो आपने रखा, आपका स्टडी का मेथोडोलॉजी क्या होती है?
कि आपने उस टाइम पे आपने मेथोडोलॉजी क्या रखी? आर यू द काइंड ऑफ लर्नर जो बुक पढ़ता है, वीडियोस देखता है, उसके बाद सिर्फ नोट्स बनाता है, या यू आर द काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसको क्यूरियोसिटी होती है और वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहता है, कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करना चाहता है, या ठीक है जब तक ये चीज समझ आ गई फाइन, 4-5 एमसीक्यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर स्टिक करेंगे, खत्म, आगे निकलेंगे? And by the way, both works for certain kind of students. What kind of student were you? I think because of A level, I'm this for someone who wants to develop her concepts properly. Okay, A levels may they're very insane questions. Even they're not even mentioned anywhere in the book. So you have to use your own head and you have to make sure you understand everything, every single concept. So if I don't understand a concept that well, I usually start researching about it. I search online or I ask my friends or I ask my teacher to make sure I completely understand it. And I think that's something that you should use, especially for physics. Maybe for bio and chemistry, it's somewhat memorization, but physics was the hardest subject for me. So I think Right. concept, you should definitely not only memorize in physics. You have to make sure you develop a concept in physics. राइट, 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 आई एम श्योर। अच्छा, तो जब आपने फिजिक्स की बुक्स जो फेडरल बोर्ड की या पंजाब बोर्ड की पढ़ना शुरू की, जस्ट लाइक वेरी साइड क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ के, डिडंट यू फील कि जो बुक्स हमारी पंजाब की लिखी हुई है, ओके लेट मी नॉट फीड यू द व्हाट आई वांट टू हियर, बट लेट मी कीप इट वेरी ओपन एंडेड काइंड ऑफ क्वेश्चन, कि जब तुम बुक्स देख रही थी पंजाब बोर्ड की, तो व्हाट डिड यू फील? वर दे एक्सप्लेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इनफ कि सिर्फ उनको अगर पढ़ दो तो कॉन्सेप्ट बन जाए और अपना एमसीक्यू कर सकता हो, या एमसीक्यू तो छोड़ दो, एंड ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी इंसान कर सकता हो? व्हाट डू यू थिंक, वो बुक्स की क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा था, आपको क्या लगता है? I think the quality is good, like in the language they use, I don't think it's suitable enough for people our age. Because it's very, you don't, even me, someone who has a good proficiency in English, even I got lost in the paragraph sometimes. I'm wondering what I don't understand what they're saying. So I read the Exactly. textbook, I highlighted some points, like important points, but then I always make sure to watch pre-recorded lectures or explanations online because they Right. kind of dumb it down a bit. So that's why Dumb it's it easy down a to bit. understand. Exactly. I think that's very important. I mean, recently I was taking an attempt on understanding the chapter for myself, MD CAT की physics का, पंजाब बोर्ड की बुक थी, चैप्टर नंबर 2 जो वेक्टर्स वाला है। आई ओपन दैट अप, और उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है, जो उस पे लिखा हुआ है, मतलब आई वाज लाइक यार, मेरे ए लेवल्स की जो बुक जो हम लोग मार्शल कैवेंडिश की, या वो जो हम यूज करते होते हैं, केम्ब्रिज की जो बुक्स होती हैं ए लेवल्स की, उसके अंदर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल इतने प्यार से समझाया हुआ है, इजी करके बताया हुआ है, डम इट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो आई वाज एक्चुअली यूजिंग दैट नॉलेज जो आज से शायद मैंने 10 साल पहले पढ़ा है, और उसको मैं यूज कर रहा था समझने के लिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और मुझे वो चीजें समझ नहीं आ रही थी, पर मुझे भी वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ रहे थे टू अंडरस्टैंड कि यार अच्छा, तो मतलब जो जो चीज मेरे समझ में थी वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, हाँ ये चीज सही है, लेकिन बुक के अंदर वो इतना कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, और एंड ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे जबरदस्त किस्म के हैं, वो इतने मुश्किल हैं, वो बंदा तब तक कर ही नहीं सकता जब तक उसने बुक से बाहर चीजें ना देखी हो। तो दैट इज जनरल फीलिंग जो मैंने ली थी हमारी एमडी कैट बुक्स के बारे में, ये सॉरी ये मेट्रिक की बुक्स के बारे में। तो आई वाज लाइक कि यार, मतलब नो वंडर व्हाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली फेल इन एमडी कैट। मतलब एक तो होता है ना कि यार लिमिटेड सीट्स हैं, तो जिन बच्चों का मेरिट बनेगा वही आएंगे, फाइन, वो तो बात ठीक है, और वहां पर बच्चे पहुंच भी जाते हैं। लेकिन आई एम कंसर्न अबाउट जो एमडी कैट, आपको शायद पता है कि नहीं पता, एमडी कैट इन इटसेल्फ के अंदर अराउंड 50% स्टूडेंट्स फेल मतलब मेरिट लिस्ट की बात नहीं है, मतलब फेल का वो मतलब नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं आए, फेल का मतलब होता है कि यू वर नॉट इवन एबल टू स्कोर 50%। ठीक है, तो बहुत सारा बच्चा 50% इस वजह से स्कोर नहीं कर रहा, मे बी क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट ही नहीं बने हुए, उसके कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बने हुए, क्योंकि हमारी जो एफएससी की बुक्स हैं वो इतनी मुश्किल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, और कभी कभी मुश्किल लैंग्वेज छोड़ो, मतलब ऐसे लगता है कि कुछ ऑथर्स हैं ना, बस ये किसी ने उनको बोला कि भाई ये तुम्हारे पास एक किताब है, ठीक है, इस किताब के अंदर जो है जल्दी से बस ये टॉपिक्स बस कवर कर दो, ठीक है ना, बस हल्का हल्का इनके बारे में लिख कर ना, बस ऐसे नजर आना चाहिए कि ये हेडिंग है, इसके नीचे तुमने 2-3 लाइनें लिखनी है, बस खत्म, इनको बस छाप दो, ठीक है। इस फीलिंग के साथ जब अगर एक किताब लिखी गई हो, और जाहिर सी बात है टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स, हमें ए लेवल्स के अंदर इस चीज की फिक्र शायद कम होती है कि यार किताब जो है वो महंगी ना हो, बेशक महंगी किताब भी हो, अच्छी क्वालिटी की है तो हम खरीद लेते हैं। पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड के अंदर हुकूमत ये चाहती है कि पतली किताबें हों जो सस्ती दाम में मिल सकती हो, ताकि मैसेज उसको पढ़ सकते हो।
तो किताब सस्ती तो बन जाती है और मैसेज उसको खरीद भी लेते हैं, लेकिन नुकसान ये होता है कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत समराइज करके लिखी हुई हैं। उसके अंदर टीचर्स ने क्वालिटी अपनी कम दी हुई है। अच्छा, मैं फिजिक्स के चैप्टर जो को पढ़ते हुए मैं इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स निकाल रहा होता था। मैं कह रहा था यार स्पेलिंग मिस्टेक इसमें क्यों है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसके अंदर क्यों है। तो आई थिंक हमारा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्क्रूड अप है, इतना स्क्रूड अप है, मतलब ये सिस्टम डिजाइन ही नहीं हुआ हुआ स्टूडेंट सक्सेस के लिए। तो फिर नो वंडर क्यों ए लेवल के स्टूडेंट्स अक्सर औकात अपने आप को ज्यादा बेहतर इक्विप्ड और रेडी फील करते हैं whenever it comes to टेस्ट लाइक नॉट ओनली एमडी कैट बट इवन आखान, इवन नाम्स और इवन एसएटी की अगर बात कर लो। पाकिस्तान में मैट्रिक एफएससी का जब एक बच्चा आपका सैट देता है तो उसका स्कोर 1050 से ऊपर नहीं आ रहा होता। जब ए लेवल्स का स्टूडेंट दे रहा होता है तो 1250 1300 के अराउंड स्कोर आ रहा होता है। तो वहां पर ही आपको समझ आ जाता होता है कि यार एक एफएससी के बच्चे की बेस क्या बनी हुई है और ए लेवल्स वाले की क्या बनी हुई है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि यार शायद एफएससी के बच्चे को, मतलब शायद वो ये फील करता है, मतलब द रीजन व्हाई आई वांटेड टू टेक योर इंटरव्यू वाज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि हमारा जो एफएससी का बच्चा है ना, आपको याद होगा जब इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा था तो मैंने ये बोला था कि एफएससी का बच्चा प्रिविलेज्ड है कि उसके पास यहाँ पर गाइडेंस भी है, मेंटोरशिप भी है। लेकिन आई वुड एक्चुअली लाइक टू चेंज माई स्टांस हियर कि नहीं, एफएससी का बच्चा इतना प्रिविलेज्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि द काइंड ऑफ लर्निंग सिस्टम जो वो उसने गुजारा होता है, हाँ जो उसमें क्रीम बच्चे होते हैं जो सेल्फ लर्नर्स होते हैं वो तो अपने आप को सही कर लेते हैं, लेकिन एक वास्ट मेजोरिटी होती है जिसको कभी मौका ही नहीं मिला होता उन कॉन्सेप्ट को सही करने का, और वो जब एक कॉन्सेप्चुअल एमडी कैट में जाकर बैठते हैं तो वहां पर वो फेल हो जाते हैं। तो sorry, I have like a lot of frustrations on our local education system, and Yeah, I I can go understand. for hours and hours and hours to talk about कि यार कितना, मतलब one reason why I came into education, मतलब I graduated with like distinction in A levels, and then I got into LUMS, amazing degree, amazing job offers from Middle East, but I chose to stay in education because I was like the privilege that I had as an A level student. So why can't everyone have that, to be honest? But that's a very separate topic for another day. लेकिन that actually gets connected here because जितना screwed up आपका education system होगा उतनी screwed up आपकी generation पैदा होगी और वो उतने screwed up perform करेंगे in local and international entry test programs. And that was Huria for you, an A-level student, an inspiration, a student who has never been to Pakistan for studies at least. और बाहर से बैठे बैठे उसने कितनी जबरदस्त स्ट्रेटजीज को यूज करके उसने जो है अपना एमडी कैट ना सिर्फ पास किया बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर टॉप किया। इनकी एक एक बात, एक एक गुफ्तगू का पॉइंटर आप लोग जो है उसको लिखें, उसको समझें, अब एक दीवार पे लिख कर रखें ताकि आपको हर वक्त रिमाइंडर मिलता रहे कि यार अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है, और क्या क्या नहीं करना है इसका भी एक पॉइंटर बना के रखें। इस बात को याद रखिएगा। डोंट टेक इट फ्रॉम मी, टेक इट फ्रॉम हुरिया, जो आपकी अपनी नियर पियर है, आपकी अपनी सीनियर है। शी इज समवन जो कि जिसकी आपको सुननी चाहिए बिकॉज शी हैज बीन थ्रू दैट जर्नी रिसेंटली। वो क्या बता रही है कि यार ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं, ठीक है। एमडी कैट एक जर्नी है, एक मरहला है, ठीक है। ये सिर्फ वो 3 घंटे नहीं है, वो 3 घंटे जो है उसके पीछे एक तैयारी है, उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है, कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है। उसको अगर आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना सिर्फ पास करेंगे बल्कि इंशाल्लाह आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप 1 या 4 अटेम्प्ट्स भी अगर आप देंगे तो आप you'll find yourself just wasting your time and nothing else. So I hope this interview has unlocked a lot of beautiful things for you और आप इनके ऊपर चलकर बहुत अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह एक दिन जो है मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे और कहेंगे कि यार थैंक यू हुरिया, थैंक यू अमार, थैंक यू नियर पीयर टीम की आपकी वजह से जो है चीज़ें अच्छी हुई हैं। प्लीज डू लेट अस नो इन कमेंट्स योर व्यूज अबाउट MD-CAT, the things that you have learned, and also like this video and subscribe as well ताकि आगे जो भी इंटरव्यूज हों, जो भी जबरदस्त चीजें हमारी टीम आप लोगों के लिए प्रोड्यूस करे, आपको फर्स्ट हैंड इंशाल्लाह मिलती रहे। थैंक यू सो मच हुरिया, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बहुत अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। No problem. I was very happy to do this. बाय बाय जी।